Hello and welcome to the session. So today I'll be talking about the center state relation. पॉलिटी हम बात कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड विल सी कि जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, देखिए जब हम बात करते हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में तो उनको स्टडी करने का फिर अलग ही तरीका है, अलग अलग स्टडी करेंगे। लाइक लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसे हैं, एग्जेक्टिव कैसे हैं, फाइनेंशियल, ये क्या मतलब है। हम बात करें सिंपल सा, अगर लेमन की भाषा में बात करें, देयर इज वन सेंटर गवर्नमेंट, यू नो दैट, जिसको हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट। दोनों एक ही चीज है, कुछ भी कह सकते हैं, सेंटर के ही यूनियन के लिए दोनों चल जाएगा। देन कम्स द, उसके नीचे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, राइट? स्टेट गवर्नमेंट है, वो आपको पता है। उसके नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट। उसकी हम बात नहीं करने वाले हैं अभी। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का क्या रिश्ता है। जब हम इस रिश्ते की बात करते हैं, इस रिलेशन की बात करते हैं, तो उसको क्लासीफाई करते हैं कि किस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। तो हम क्या बात करेंगे, एक है लेजिस्लेटिव। ये क्या है, ये कौन सा रिलेशन है, ये है लॉ मेकिंग का, कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है लॉ बनाने का, वो क्या है, मीन्स कोई पावर जो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, या रेंडमली कोई किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी चीज पे कानून बना सकता है। और जहां तक मुझे पता है, आप लोगों को ये पता ही होगा, हमने डिस्कस किया शेड्यूल 7 में, कि जो दोनों की पावर है लॉ बनाने की, वो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, डिवाइड की हुई है दोनों के बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में। उसी तरह से वो काम जो एग्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, तो उसकी भी डिवीजन है। जैसे हमने बात की, प्रेसिडेंट क्या अपॉइंट करेगा, किसको अपॉइंट करेगा, चीफ मिनिस्टर किसको अपॉइंट करता है ना। तो जो विधानसभा है और पार्लियामेंट है, दोनों का रिलेशन क्या है एग्जीक्यूटिव कंटेक्स में, दोनों में अलग अलग सरकार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों जगह पे हैं। उसी तरह से दोनों के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस, ये क्यों है, ये ऐसा है कि जब हम बात करते हैं ना इनकम टैक्स, जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि जो आप कंपनी से इनकम टैक्स लेते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, और एक होता है आपका आजकल जीएसटी चल रहा है ना। उससे पहले एक्साइज हुआ करता था, एक सेल टैक्स हुआ करता था, उसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी होती है। तो बहुत सारे जो टैक्स है वो लिए जाते हैं, सरकार बहुत सारे टैक्स लेती है। बट ये बताइए, वो टैक्स जिनसे लिया जाता है वो लोग कहाँ पे रहते हैं, ऑब्वियस है वो किसी स्टेट में रहते हैं। कोई पंजाब में रहता है, कोई हरियाणा में रहता है। तो जो पंजाब में रह रहे हैं उनसे पंजाब सरकार टैक्स ले लेगी, बिल्कुल। हरियाणा में रह रहे हैं, हरियाणा सरकार टैक्स ले लेगी, यस। तो सेंटर किससे लेगी टैक्स, सेंटर जो इंडिया में रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि जो इंडिया में रहते हैं सेंटर गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेगी। पर इंडिया में कौन रहता है, ये भी तो इंडिया ही है सारा, जितने भी स्टेट्स हैं सबको मिला के तो इंडिया बनता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि जो भाई पंजाब के लोगों में टैक्स किसको देंगे, पंजाब सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को। तो ये डिवाइड किया हुआ है, कौन सा टैक्स किसके पास जाएगा और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा। फिर जो टोटल टैक्स कलेक्ट होगा, उस टैक्स का कितना हिस्सा सेंटर रखेगा और कितना स्टेट को दिया जाएगा। जैसे इनकम टैक्स है, कौन लेता है इनकम टैक्स, पंजाब सरकार लेती है, नो, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इनकम किसकी, पंजाब के लोगों की, हरियाणा के लोगों की, केरला के लोगों की। तो पंजाब को नहीं मिलता है, वो किसको मिलता है, सीधा सेंटर के पास जाता है वो। तो ये लेते हैं, उसमें से शेयर किसको दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को। एक्साइज स्टेट की होती है, सेंटर को जा सकता है, यस। तो ये ऐसी चीजें, तो कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है, कुछ ऐसे जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगा सकता है। और टैक्स के अलावा भी क्या होता है, नॉन टैक्स होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं उनको, नॉन टैक्स रेवेन्यू। वो क्या होते हैं, रेवेन्यूज या नॉन टैक्स रिसीट्स। जैसे भाई फीस ले ली कोई, फीस है ना, कोई फाइन ले लिया, फीस फाइन क्या टैक्स तो नहीं है ना वो, तो वो किसके पास जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं उसी को हम कह रहे हैं फाइनेंशियल रिलेशन, हम डिस्कस करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के जो इशू हैं वो कैसे होंगे, इन रिलेशन के थ्रू एड्रेस होंगे वो। और ये कहाँ पे होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। ऐसे हम बात नहीं कर रहे हैं कि ये किसी जो बस स्टैंड पे किताब मिलती है ना, जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, या कि उस किताब में लिखा हुआ है, नो। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है, इसलिए हम डिस्कस करें। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज अथॉरिटी, isn't it, that is the mother of all the law in India, मदर ऑफ द लॉ या मदर ऑफ द लैंड, ऐसा कुछ कह सकते हैं, है ना, लॉ ऑफ द लैंड, कुछ ऐसा है वो। तो सबसे पहले आता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, इसको बात करते हैं। सिंपल है, लेमन की भाषा में समझिए कि जो कानून बनाने के
है ना, सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट पे कानून बनाया जा सकता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये। सबसे पहले उसमें आता है टेरिटरी का, कि किस एरिया की बात करते हैं, दूसरा किस सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, कि किस टेरिटरी पे सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन या यूनिट्स, फेडरेशन जब हम बात करेंगे यानी कि स्टेट या सेंटर की जुरिस्डिक्शन है, और किस टेरिटरी पे और किस सब्जेक्ट पे, यानी कि किस एरिया तक सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, किस एरिया तक स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और किस सब्जेक्ट पे बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, किस सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। दो अलग अलग तरीके से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है टेरिटोरियल एक्सटेंट। टेरिटरी मतलब जमीन, किस एरिया के लिए, एरिया हो गया ये बेसिकली, किस एरिया के लिए यूनियन और स्टेट लेजिस्लेशन लॉ बना सकती है। देखिए जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी कि विधानसभा है, तो विधानसभा की जो जुरिस्डिक्शन है वो कितनी होगी मैक्सिमम, उसके अपने स्टेट की। जैसे हरियाणा सरकार है, तो हरियाणा की जो असेंबली है, जो विधानसभा है हरियाणा की, वो सिर्फ हरियाणा के लिए ही लॉ बना सकती है, वो पंजाब के लिए लॉ नहीं बना सकती। तो इसका मतलब एक स्टेट की जो लॉ बनाने की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो उसके स्टेट की बाउंड्री तक है, पंजाब के यहां तक, दूसरी स्टेट की उसकी बाउंड्री तक। राइट, ये तो आपको पता लग गया। तो ऐसा है। बट जो सेंटर गवर्नमेंट है वो किसके लिए लॉ बना सकती है, क्योंकि वो इंडिया की गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो पूरे भारत के लिए लॉ बना सकती है। तो पार्लियामेंट जो है, इट हैज पावर टू लेजिस्लेट फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो अगर भारत सरकार चाहे तो पूरे इंडिया के लिए, पूरी इंडियन टेरिटरी के लिए, उसके किसी एक पार्ट के लिए वो लॉ बना सकती है, और बनाती है। कि उसको लगा जैसे जम्मू एंड कश्मीर, उसके लिए लॉ बना दिया, बना सकती है। वो चाहे पूरे हिंदुस्तान के लॉ बना सकती है, बना सकती है। पीछे वो था ना, फार्म लॉज का इतना प्रोटेस्ट हुआ था, वो किसके लिए थे, पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाए थे। जम्मू एंड कश्मीर में चेंजेस लेके आए, वो किसके लिए बनाए, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनाए उन्होंने। तो इसका मतलब पार्लियामेंट की पावर यहाँ पे ज्यादा है ना। एक और चीज है कि एक तो हो गया वो पूरे इंडिया के लिए बना रहे हैं, कि मान लीजिए इंडिया है सारा, पंजाब पंजाब के लिए बना रहा है, हरियाणा हरियाणा के लिए, और ये इंडिया पूरे इंडिया के लिए। बट एक चीज अब हम कह सकते हैं यहाँ पे, अभी तक जो अभी तक हमने बात की है, कि भाई दोनों का जो एक्सटेंट है वो लिमिटेड है उनकी टेरिटरी तक। कि इंडिया कहाँ तक बना सकता है लॉ, इंडिया की टेरिटरी तक। स्टेट कहाँ तक लॉ बना सकते हैं, स्टेट की टेरिटरी तक। फिर तो बराबर हो गए ना दोनों। नो, नो, वाई नो, क्योंकि कि जो सेंटर है, पार्लियामेंट है, इसके पास पावर क्या, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की। इसका मतलब क्या है, ये उन लोगों के लिए भी लॉ बना सकती है जो इंडिया में नहीं, बाहर रहते हैं। ये है, पंजाब ऐसा लॉ नहीं बना सकता उन लोगों के लिए जो पंजाब से बाहर रहते हैं। वो सिर्फ उनके लिए लॉ बनाएगा जो पंजाब की जमीन पर रहते हैं, जो इसकी टेरिटरी में रहते हैं। इंडिया किसके लिए लॉ बना सकता है, जो इंडिया के अंदर रहते हैं उनके लिए भी, और जो इंडिया से बाहर रहते हैं। जैसे बना देता है एनआरआई, उनके लिए क्या प्रोविजन होनी चाहिए, एनआरआई कहाँ रहते हैं, बाहर रह रहे होंगे कहीं, दुबई में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया है ना, इंग्लैंड में या अमेरिका में, कहीं भी रह सकते हैं, तो बना सकता लो। तो ये उसकी पावर जो है ज्यादा है, और वैसे भी हमेशा ये याद रखिएगा ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन का मतलब क्या है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमने कहा कि पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकती है, किसी पार्ट के लिए भी, पर वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये सवाल बन जाते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट की पावर पे भी लिमिटेशंस लगी हुई हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। वो क्या है, कि जैसे यूटी है, यूनियन टेरिटरी है ना, तो अगर कोई रेगुलेशन बनाना है, कोई लॉ की बात करने, कुछ भी है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हो सकता है स्टेट ना करे। ठीक है, लाइक रेगुलेशन में भी मेड बाय पार्लियामेंट, एंड सच regulation may repeal, this is repeal or amend a law made by parliament in relation to such territory, है ना। दूसरा, application of acts of parliament to any schedule area may be barred or modified by the governor by a notification। इसका मतलब क्या है, कि अगर पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है किसी ऐसे एरिया के लिए जिसको हम कहते हैं शेड्यूल एरिया, ठीक है, तो वो लॉ उस एरिया में लगेगा या चेंज होके लगे, मॉडिफाई होके लगेगा। तो वो क्या हो सकता है,
वहां पे जो गवर्नर है वो उस लॉ को लगने से रोक भी लग सकता है, या उसको चेंज करना चाहे थोड़ा बहुत अमेंड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। इसका मतलब सेंटर की पावर पे यहाँ पे क्या आ गई, रिस्ट्रिक्शन आ गई। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि व्हाट इज दिस शेड्यूल्ड एरिया। ऐसे अगर याद कीजिए, हमने शेड्यूल की बात की थी, इंडिया के 12 शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 12 शेड्यूल है। तो उनमें से जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 हैं, ये किससे रिलेटेड हैं? ये शेड्यूल एरिया से है, जो शेड्यूल 5 है, और ये ट्राइबल एरिया से है। तो शेड्यूल 5 शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, एडमिनिस्ट्रेशन। और जो शेड्यूल 6 है वो ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। अब ये क्या है, अभी भी समझ नहीं आएगा, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कोई ऐसे एरिया जो बैकवर्ड है, वहां पे ट्राइब्स रहती हैं, जंगल है, जंगल में ट्राइब रहते हैं, और वो बैकवर्ड है, तो उसको, उस पर्टिकुलर एरिया को, हो सकता है मान लीजिए, अब लगाइए छत्तीसगढ़, है ना, या लगा लीजिए मणिपुर। तो मणिपुर में एरिया है, यहाँ पे क्या रहती है, ट्राइब रहती है। तो ऑब्वियस कैसा होगा ये एरिया, बाकी एरिया के कंपैरिजन में बैकवर्ड रहेगा। तो इनको एक स्पेशल केयर की जरूरत है ताकि वहां पे डेवलपमेंट की जा सके। तो वो एरिया जिनको स्पेशल केयर की जरूरत है, उनको किस में डाल दिया जाता है, शेड्यूल एरिया में। तो शेड्यूल में डाल दिया, वो बन गया शेड्यूल्ड एरिया। तो जहां पे भी शेड्यूल्ड एरिया होंगे, वहां पे जो उस स्टेट का गवर्नर होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ पे लिखा है ये, आर्टिकल 371 उठा के देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा ये। ABCDEF है, तो उसमें आपको मिल जाएगा, राइट। तो जो भी लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, वो स्टेट पे लगेगा कि नहीं लगेगा, वो वहां का जो गवर्नर है वो डिसाइड करेगा। यानी कि यूनियन का जो लॉ है, पार्लियामेंट का जो लॉ है, वो भी रोका जा सकता है। शेड्यूल 6 नाम से क्लियर है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज की, वो एरिया जहाँ पे सिर्फ ट्राइब ही रहती है सारी, वहां पे दूसरे लोग है ही नहीं, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। बट एनी हाउ, हम यहाँ बात करें सिर्फ शेड्यूल एरिया की, तो ठीक है, तो शेड्यूल एरिया और ट्राइब इसमें आ जाते हैं। तो जब शेड्यूल एरिया में पार्लियामेंट के लॉ की बात आएगी, तो वो मॉडिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिमिटेशन है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, तो वो था टेरिटरी का। दूसरा जो सब्जेक्ट है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसके बारे में है, राइट। जैसे जो शेड्यूल 7 है, उसमें क्या है, लिस्ट है, लाइक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और एक तीसरी है, दैट इज कॉल्ड द कंकरेंट लिस्ट, राइट। आई गेटिंग इट। कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रखनी है। और मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप, वेल एजुकेटेड हैं, यू नो एवरीथिंग नाउ, है ना, और मेच्योर हैं। चलिए, जो यूनियन लिस्ट है उसमें क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं, बहुत सारे की लिस्ट बनी हुई है। तो ये लिस्ट है बेसिकली, यूनियन की लिस्ट, मतलब यूनियन की नहीं, यूनियन के लिए है। तो यहाँ पे जो भी लिखा, मान लीजिए यहाँ पे लिखा डिफेंस, है ना। तो डिफेंस का मतलब क्या, अब इस सब्जेक्ट पे, डिफेंस से रिलेटेड जो भी लॉ बनेगा, वो सिर्फ कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट या यूनियन, जिसको कहते हैं केंद्र सरकार, या यूनियन बनाएगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है जी, ये ध्यान रखिएगा, राइट। और स्टेट लिस्ट, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और ऐसा है, सही में यही लिखा हुआ है। तो ये क्या, एग्रीकल्चर लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ स्टेट लिस्ट में, इसका मतलब क्या, सिंपल सा इसका मतलब है कि अब एग्रीकल्चर पे जो भी लॉ बनाना है, जो कानून बनाना है, वो कौन बनाएगा, सिर्फ और स्टेट की विधानसभा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि MLAs मिलके बनाएंगे ना। MLA तो होते हैं यहाँ के मेंबर, और यहाँ के MPs होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्रीकल्चर पे लॉ बनाने की पावर
यूनियन गवर्नमेंट की नहीं है जी, यही हम बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिफेंस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाएगी और एग्रीकल्चर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाएगी, ये ऐसे बटी हुई हैं। तो यानी कि जो रिलेशन है दोनों का विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस, वो डिवाइड है, डिवीजन है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फिर जो एक कनकरेंट है, वो कनकरेंट क्या है, वो कॉमन है दोनों के लिए। कॉमन का मतलब क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, यानी कि आपको अपना एनवायरमेंट साफ रखना है ना, क्लीन रखना है, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत खराब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ के क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, आपका बहुत सारा नुकसान हो रहा है, आपका फूड क्राइसिस आ रहा है, आपकी फसलें खराब हो रही हैं। ऐसा हुआ ना इस बार क्या हुआ, आपका ये देखिए, मार्च के महीने में गर्मी बढ़ गई थी अचानक से, पता होगा आप लोगों को। तो उसे हुआ क्या और क्यों हुआ, गर्मी बढ़ने का मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है। तो जो वीट था यहाँ पे, जो फसल है, दाना सिकुड़ गया, श्रिवल्ड हो गया, तो उससे जब छोटा हो गया दाना तो उसका वेट कम हो गया, उस वजह से जो प्रोडक्शन थी पंजाब की वो कम हुई थी। करीब 20-25 लाख मीट्रिक टन अनाज कम पैदा हुआ इस बार, और बार की बार से। पिछली बार करीब 120 लाख टन था, इस बार 100 लाख टन है, वैसे 100 नहीं हुआ, कम ही है, बट हम कह सकते हैं 100 लाख टन, तो 20 लाख टन कम होगा, किस वजह से, वो गर्मी की वजह से। तो उस पे कानून बनाना पड़ेगा, कौन बनाएगा, तो यहाँ पे क्या छूट है, क्योंकि कहाँ पे है वो, कंकरेंट लिस्ट में। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो लॉ बनाना है वो कौन बनाएगा, कोई भी बना सकता है, कोई का मतलब ये नहीं कि आप और मैं बना सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी, चाहे भारत सरकार बना दे यानी कि पार्लियामेंट बना दे, या विधानसभा बना दे, या लेजिस्लेटिव असेंबली बना दे, कोई भी बना दे भाई, सब चलेगा। तो यहाँ पे दोनों को इक्वल पावर हम कह सकते हैं। तो ऐसे डिवाइड किया हुआ है ताकि लड़ाई ना हो, ठीक है। और ये आप यहाँ से देख ले, सवाल आया था कितने हैं, जो यूनियन लिस्ट है इसमें 97 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, मतलब जो लिस्ट है 1 2 3 करके 97 के, जैसे उसमें डिफेंस है, रेलवे है, करेंसी से रिलेटेड जो कानून बनाना है, जैसे सरकार ने बंद किए थे, अरे वो 500 के नोट, 2000 के नोट बंद किए थे ना, मुझे लग रहा है, किसने बंद किए, पंजाब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, केरल सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि उसी के डिस्क्रिप्शन है, वही बना सकता, कोई और नहीं बना सकता कानून। फॉरेन अफेयर्स, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी है, रेलवे से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, तो ये सारे कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस लिस्ट। याद रखिएगा, सब्जेक्ट कितने हैं, 97, ये पता होना चाहिए आपको, राइट। उसके बाद क्या है, लेट्स सी, उसके बाद है स्टेट लिस्ट। कितने हैं उसमें, 90, सॉरी 66 हैं उसमें। तो इसमें जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो 66 हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी लिखा है इन 66 सब्जेक्ट्स में, हर एक पे जो कानून बनाने की पावर है किसकी है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की है। जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, ये कुछ 2 3 लिखे हैं, बाकी बहुत सारे हैं। तो इस पे सिर्फ विधान सभा जो है किसी भी राज्य की, वो कानून बना सकती है, उसी का यहाँ पे अधिकार है। किसी और एजेंसी को, किसी और विधानसभा को, या लोकसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। देन कम्स द कंकरेंट लिस्ट, द थर्ड वन। इसमें कितने 47 सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन हैं दोनों के लिए, बोथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जैसे मैरिज, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन लगानी लगा दो यार, सेंट्रल गवर्नमेंट लगानी वो लगा दे, वुमेन वेलफेयर के लिए कुछ करना कर दो यार, तुम्हारा जिसका दिल करता है कर दो यार, कोई स्कीम चलानी है बच्चों के लिए चला दो यार, कोई मना थोड़ी कर रहा है। मैरिज के लिए दोनों लॉ बना सकते हैं, है ना, पंजाब को अपने लॉ बना सकते हैं मैरिज के लिए, हम ऐसे शादी करवाएंगे, ऐसी नहीं करवाएंगे, 7 के बाद 8 फेरे होने चाहिए, 10 फेरे होने चाहिए, फेरे होने नहीं चाहिए, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो अपना लॉ बना सकती है, किसकी शादी होगी किसकी नहीं होगी, कितनी एज होनी चाहिए, जैसे भी चल रहा है कि जो गर्ल की एज है दैट मस्ट बी मिनिमम 21 ईयर्स, ऐसा चल रहा है ना, पता होना चाहिए आप लोगों को। अभी जो है वो है कि 18 और 21 का, कि मेल की एज 21 होनी चाहिए, फीमेल की 18 होनी चाहिए मिनिमम, कुछ ऐसा मुझे याद है, बाकी पता नहीं, है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन मुझे ये हो जाती है कि जो बच्चा है द मेल 18 साल का तो वोट डाल सकता है, शादी नहीं हो सकती उसकी, कानून में जुर्म है, होती तो है वैसे हमारे यहाँ पे, बट स्टिल जुर्म है ना।
बट अभी जो प्रपोजल वो ये है कि गर्ल्स की जो मिनिमम 21 होनी चाहिए। क्या हमें इसकी जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। पीसीएस प्रोसेस जो करना है जिन्होंने वो डिस्कस कर ले, इंटरव्यू में काम आएगा उनके लिए। और अच्छा टॉपिक है डिस्कशन का ये, है ना, सोशल इश्यू हमारे यहाँ से हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है कि जो कंकरेंट लिस्ट है, अगर उसमें कोई कोई झगड़ा पैदा होता है कि यार कौन बनाएगा, है ना, तो हमेशा याद रखना जो पावर है वो सेंटर गवर्नमेंट की ज्यादा रहेगी, यानी कि पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी। जैसे दोनों कानून बनाने लगे, सेंटर कहता मुझे बनाना है, स्टेट कहता नहीं नहीं पहले मैं बना के तुमसे पहले रख दूंगा, और बना दिया। मान लो पंजाब का मैंने पहले बनाया है, बना ले भाई तू पहले, चलनी तो है नहीं तेरी। पार्लियामेंट ने अगर बना दिया लॉ तो पार्लियामेंट की चलेगी, है ना। दोनों को बराबर पावर है, बट प्रिवेल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं रेजिडुअरी पावर। रेजिडुअरी पावर का मतलब क्या है, जो कहीं ना है, रेजिडुअरी, बची हुई ऐसे कह लीजिए, है ना। या वो सब्जेक्ट, मान लीजिए अब नया सब्जेक्ट है, जैसे लॉ बन रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी जिसको कहते हैं। अब आईटी से लिंक कोई लॉ बनाना है, अब वो यूनियन लिस्ट में तो है ही नहीं, स्टेट में भी नहीं है, तो कहाँ पे हम मानेंगे, हम मानेंगे उसको कंकरेंट में मानेंगे। बट कौन डिसाइड करेगा ना इस पे, कानून कौन बनाएगा, ये कौन सी लिस्ट में है, तो ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह देखते हैं, और कोई नहीं देखेगा कभी, है ना। तो याद रखिए अगर कोई ओवरलैपिंग है तब, और ऐसा कोई मुद्दा जो इन्यूमरेट नहीं है किसी भी लिस्ट में, तो पावर किसके पास है, सेंटर के पास, लोकसभा के पास। ठीक है। और ये डिसाइड कौन करेगा कि वो रेजिडोरी पावर किसके उसमें फॉल करेगी, कि वो पर्टिकुलर मैटर जो है वो रेजिडोरी पावर में आता है कि नहीं आता, या डिस्क्रिशनरी में है कि अलग है, या थर्ड उसमें आता है कि नहीं आता, तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। कि यूनियन लिस्ट का मुद्दा नहीं है ना, सेंटर स्टेट का, ये किस में है, कॉन्करेंट लिस्ट का मुद्दा, ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये चीज आपको समझनी है। राइट जी। उसके बाद आती है एक्सपेंशन ऑफ यूनियन लेजिस्लेटिव पावर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। का मतलब क्या है कि जो अभी हमने डिवीजन की बात करें ना, कि यूनियन मतलब यूनियन, और स्टेट मतलब स्टेट, कि दोनों के अपने अपने लॉ लॉ बनाने की पावर है। और एक है कंकरेंट, कंकरेंट मतलब दोनों बना देंगे। तो इसका मतलब तो अभी हम ये बात करें कि जो स्टेट के सब्जेक्ट हैं उस पे ये लॉ नहीं बना सकता, अभी तो यही कह रहे हैं। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस, कि वो जब सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे लॉ बना सकती है। कैसे बना सकती है, पहला, कि अगर राज्यसभा, छोटा नहीं बड़ा, बड़े लोग, छोटे मतलब लोकसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस मीन्स राज्यसभा, राज्यसभा एक बिल पास करे, उसको हम कहेंगे रेजोल्यूशन पास करे, और स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 यानी कि सारी राज्यसभा ही हाँ करे, कि ये जरूरी है, हमारे कंट्री के फायदे में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, किस क्या, कि सेंटर को स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाना चाहिए, और इससे फायदा क्या होगा, पूरे देश का फायदा होगा, फिर बना सकती है। मतलब लोकसभा कब बनाएगी, जब राज्यसभा उसको एक रेजोल्यूशन पास करके दे देगी, लो हमने तुम्हारे लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया, अब तुम बना दो, तब बना सकता है। दूसरा, जब इमरजेंसी लग जाती है, अब इमरजेंसी लगी तो हमने पढ़ा ही था, इमरजेंसी में क्या होता है, सारी पावर किसके पास चली जाती है, पार्लियामेंट के पास। तो स्टेट की पावर वैसे ही कम हो जाती है, फ्रीज हो जाती है एजेंसी, जो आपकी विधानसभा है वो बचती नहीं है, तो सिर्फ क्या रह गया, पार्लियामेंट बच गई, यानी कि लोकसभा बच गई। तो ऑब्वियसली सारी पावर किसके पास आ गई, जी उसी के पास आ गई, पार्लियामेंट के पास आ गई। ठीक है। और जैसी इमरजेंसी खत्म होगी 6 महीने के अंदर अंदर वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तीसरा है, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो कि वो एक दूसरे की बात मान लेंगे, ठीक है हम मान लेंगे, तैयार हैं हम। उसके अलावा कोई इंटरनेशनल हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया, अब उसमें जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जो इंडिया के लिए नहीं, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए होंगे, तब ऐसा हो सकता है। जैसे एंटी हाईजैकिंग एक्ट। ठीक है। ऑलराइट। उसके बाद आता है एग्जेक्टिव रिलेशंस। तो जो आपके हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, वो किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग पावर की। और जो एग्जेक्टिव रिलेशंस हैं वो क्या बात करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, जो एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट, उनके बीच में रिलेशंस कैसे डिफाइन है, कैसे अलग अलग है। देखो जो एग्जीक्यूटिव पावर है, तो यहाँ पहले हम टेरिटरी की बात करेंगे, जो स्टेट की है उसकी सिर्फ अपनी
अपने टेरिटरी तक है, राइट, सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो उसकी स्टेट लिस्ट में है। और यूनियन की पावर कहाँ पे है? ऑल द एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर फॉर ऑल मैटर्स अंडर द पार्लियामेंट टू मेड लॉ, कि जिस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है वहां उसकी पावर जाती है। हाँ, एक इसमें चीज है कि स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वो क्या कर सकती है, वो आगे डेलीगेट कर सकती है। द यूनियन में entrust its own executive function relating to any matter to such गवर्नमेंट और इट्स ऑफिसर। किसको दे सकती है? उस सरकार को जिससे कंसेंट ली गई है किसी स्टेट को, या किसी ऑफिसर को, यानी कि सेंटर अपनी पावर स्टेट को दे सकता है एग्जीक्यूटिव की। पॉसिबल है, यस। उसके अलावा कि यूनियन गवर्नमेंट की प्रायर कंसेंट से जो स्टेट है वो अपने काम किसको दे सकती है, आगे दे सकती है, राइट। तो यहाँ पे चीज आपको ये पता होनी चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 258 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाती है जो यूनियन सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो ये क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर और ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट उसके ऑफिसर को देने के लिए, डेलीगेट करने के लिए ऑथराइज कर सकती है। उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसमें क्या है कि सेंटर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस दे सके, कुछ इंस्ट्रक्शन इशू कर सके। अब इसका मतलब क्या है? अब याद कीजिए, हमने इमरजेंसी में एक चीज पढ़ी थी, जब इमरजेंसी की बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की, कि स्टेट इमरजेंसी कब लग सकती है? वो तब लग सकती है जब जो सेंटर ने कहा हो कुछ काम करने को कहा और वो उसकी जो डायरेक्शंस को कंप्लाई ना किया जाए, कंप्लायंस ना हो, अगर उसकी बातों को ना माना जाए, तो वो कौन सी चीजें थी? वो यही डायरेक्शंस थी जी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट has got the right to direct the state for exercising of executive power under the following cases. Number one, construction of the means of communication, नेशनल या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है स्टेट से कि अपने यहाँ भाई सड़कें सड़कें अच्छी रखो, ब्रिज विज बनवाओ, वो वहाँ पे छावनी है, आर्मी जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, बढ़िया सड़कें होनी चाहिए ताकि और जहाज उतर सके। जैसे अभी आपने देखा एक्सप्रेस वे बन रही है ना, वो इसीलिए बन रहे हैं ताकि जरूरत पड़े तो यहाँ पे लैंडिंग हो सके प्लेन की, और वो की गई है। वो पेरीफेरल पे भी किया गया था, यमुना एक्सप्रेस वे भी किया गया था। तो ऐसा चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन दी जा सकती है। अगर नहीं मानेगी स्टेट गवर्नमेंट तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इमरजेंसी लग सकती है वहां पे। उसके अलावा केसेस रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे। अब रेलवे किसकी है? सेंटर की। होती कहाँ पे? स्टेट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे सकती है स्टेट को, भाई रेलवे की प्रोटेक्शन तुम्हारी जिम्मेवारी है, कुछ हुआ तो तुम्हें पकड़ेंगे हम, ठीक है। अलाउइंग यूसेज ऑफ द कॉमन लैंग्वेज मदर टंग टू स्टूडेंट्स एट द प्राइमरी एज ऑफ स्कूलिंग। तो ये क्या कह सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है कि भाई जो बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल तक, प्राइमरी एज तक के जो बच्चे, प्राइमरी क्लासेस वाले बच्चे जो हैं, उनको जो पढ़ाई करानी है उनकी मदर टंग में होनी चाहिए। मदर टंग कॉमन लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, की पंजाब में पंजाबी में पढ़ाओ, गुजरात में गुजराती में, उड़ीसा में उड़िया में, तो ऐसा किया जा सकता है, राइट। उसके अलावा कि जैसे द प्रेपरेशन एंड application of the schemes related to the scheduled tribes in the states, कि अगर कोई स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, किस चीज के लिए बनाई है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो उसको बनाना, प्रिपेयर करना, उनको अप्लाई करवाने से स्कीम को, तो स्कीम तैयार करके उसको अप्लाई करवाना, उसके रिगार्डिंग वो डायरेक्शन दे सकती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्कीम्स बनाए और उनको इम्प्लीमेंट करे, राइट। फिर तीसरा आता है फाइनेंशियल रिलेशंस। तो ये फाइनेंशियल रिलेशंस में क्या होगा? ऑब्वियस पैसे की बात होगी। तो यहाँ पे जो पावर है वो है टैक्स लगाने की पावर, है ना। तो ये क्या क्या है? एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो पहला क्या है? टैक्स लगाने की पावर जो है वो बांटी हुई है, कौन किस पे टैक्स लगा सकता है। और दूसरा क्या है? वो फर्दर दो है कि जो पैसा आएगा, जो टैक्स से आएगा और बिना टैक्स के आएगा, वो उसका बंटवारा कैसे होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, कितने परसेंट स्टेट रखेगा, कितने परसेंट सेंटर को जाएगा। सबसे पहली बात आती है टैक्सेशन की, जो टैक्सेशन पावर है।
है ना। तो इसमें क्या है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे है कि जो पार्लियामेंट है, जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उस पे टैक्स लगा सकती है, और जो स्टेट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे टैक्स लगा सकती है। यहाँ पे अगर बात करें कनकरेंट, भाई यहाँ पे कनकरेंट कुछ नहीं होता, यहाँ पे कनकरेंट लिस्ट नहीं है टैक्सेशन में कि दोनों लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, 2016 में इसमें एक चेंज की गई थी, अब उसमें तो दोनों ही लगा रहे हैं ना। आपको लगता है यस, पहले नहीं था, अब लगता है ना, तो एक्सेप्शन आ गया। ये वो क्या है, जीएसटी लगता है, जीएसटी सेंटर का भी है स्टेट का भी, दोनों लगा सकते हैं। और याद रखना ये कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट हुई थी, 101वीं जो अमेंडमेंट है या संशोधन है संविधान का, उसके तहत इसको पारित किया गया और लागू किया गया। तो सबसे पहले आता है जो टैक्स रेवेन्यूज हैं, जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, उसका बंटवारा कैसे होगा। तो पहला तो है जो टैक्स है विच आर लेवाइड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड बाय द स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इकट्ठा कौन करेगा, कलेक्ट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 268 में लिखा है। तो इसमें कौन से आते हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी है, चेक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर है, इन पे जो टैक्स लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है कि इतनी स्टैंप ड्यूटी लेनी है आपने। इकट्ठा कौन करता है, हम सरकार करती है ना, पंजाब सरकार करती है। स्टाम्प कौन बेचता है, पंजाब सरकार बेचती है। फिर वो है जो लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट गिवन टू द स्टेट्स, असाइन टू द स्टेट। इसका मतलब क्या है, सेंटर ही लगाएगी, सेंटर इकट्ठा करेगी, मतलब गलत बात है ना ये तो। सेंटर ने ही टैक्स लगाया, सेंटर ने इकट्ठा करे, दे किसको दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। ये लो भाई तुम्हारा टैक्स तुम रखो, कितनी अच्छी बात है ना। जैसे सेल टैक्स, परचेज टैक्स। तो जो ट्रेड पे जो टैक्स लगता है ना, आपने सामान बेचा यहाँ से हरियाणा के लिए, तो उस पे क्या हुआ, सेल टैक्स लगता था पहले, अब तो फर्क पड़ गया उस चीजों का, जीएसटी आ गया है। तो ये हो गया, फिर आ गया जीएसटी। अब जीएसटी में क्या है कि जीएसटी लगाना, उसका एलोकेशन जो है इंटरस्टेट में, वो इसमें मेंशन कर दिया गया है। ये ए लिखा है, ये ध्यान से देखो, ये 269 है, 269A। इसका मतलब पहले नहीं था, 101वीं जो अमेंडमेंट है अभी पीछे लिखा हुआ था, उसके तहत आया होगा ये। ठीक है जी। फिर जो टैक्स हैं वो सेंटर जो है डिवाइड किए जाते हैं, कलेक्टेड बाय द सेंटर, इट्स मस्ट बी लेवाइड, कि लगाता कौन है और इकट्ठा कौन करता है। कि यहाँ पे क्या हो रहा था, लगाता और इकट्ठा करने वाला यहाँ पे कौन था, सेंटर था, दे किसको रहा था, स्टेट को। यहाँ पे क्या है, लगाने वाला और इकट्ठा करने वाला, कलेक्ट करने वाला सेंटर है, बट वो बांट देता है, यहाँ पे सारा नहीं दे रहा, कुछ अपने पास रख लेता है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है। फिर वो वाले टैक्स विच आर इम्पोज बाय एंड कलेक्टेड एंड कैप्ट विद द स्टेट इटसेल्फ, जो स्टेट ही लगाता है, तो कुछ ऐसे टैक्स हैं जी। अब जो नॉन टैक्स हैं उनमें क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आता है, यानी कि जहाँ पे आप टैक्स ही नहीं लेते। जैसे सेंटर का तो है, बैंक से पैसा आता है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग चैनल चलते हैं उसके सरकार के, करेंसी वहां से आता है, पोस्ट ऑफिस से आता है, रेलवे से आता है, किराया आ रहा है ना वहां से, ये प्रॉफिट आ रहा है। फिर सरकार की कंपनी है, एस्टीट और लैब्स, मतलब जो प्रॉपर्टीज है, किसी की कोई चला गया मर गया और उसकी कोई वारिस नहीं है, तो वो सारी प्रॉपर्टी कहाँ चली है, सरकार के पास। तो इसी तरह के जितने भी नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि जो टैक्स है ना है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसे कौन से साधन है जहाँ से टैक्स के बिना पैसा आए। इरिगेशन से पैसा आता है, फिशरी से पैसा आता है, फॉरेस्ट से पैसा आता है, सरकार की फैक्ट्री होती है, एस्टेट लैब्स यहाँ पे भी, और उसके अलावा कुछ और जो बच जाए तो वो है। राइट, एनी डाउट, आई बिलीव देयर शैल नॉट बी एनी। चलिए, यहाँ पे कि अगर इमरजेंसी लग जाए तो सेंटर और स्टेट के बीच में कोई फर्क पड़ेगा रिलेशन पे, हाँ हमने बात की थी। तो सिंपल से याद रखिए, अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो क्या होने वाला है, नेशनल इमरजेंसी लग के तो प्रेसिडेंट जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेवेन्यू की, उसको मॉडिफाई कर सकता है सेंटर और स्टेट के बीच में। राइट, पहली बात तो ये है। तो ये क्या कर सकता है, उसको रिड्यूस कर सकता है ट्रांसफर को, या कैंसिल कर सकता है, कि जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है उसको कम कर सकता है, या उसको कैंसिल ही कर सकता है कि भाई इमरजेंसी लगी हुई है, कोई पैसा नहीं देना किसी स्टेट गवर्नमेंट को। इवन जो वो बिल बुल होते हैं ना, कौन से, मनी बिल, वो कहते हैं पेंडिंग रख रहे हैं, उनको कोई पास नहीं करना है, ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, और ये कब तक है, फाइनेंशियल ईयर के लिए, या जब तक कह लीजिए वो इमरजेंसी लगी हुई है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो तब उस टाइम जो सेंटर है वो डायरेक्शंस देगा कि पहला,
कि स्पेशल जो लॉ है फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी के, जो फाइनेंस रिलेटेड लॉ, उसको फॉलो किया जाए। सैलरीज जो दी जा रही हैं सभी को, अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, वो कम किए जा सकते हैं। किसके? सभी के। मनी बिल जो हैं उनको रिजर्व रख लें, कोई मनी बिल ना भेजें, उसको पास हम नहीं करेंगे, चाहे वो फाइनेंस बिल हो। उसको भी ऐसा किया जा सकता है कि प्रेसिडेंट जो है उसकी कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख लीजिए, पास आप नहीं करेंगे। चलिए, ये थे रिलेशन। अब इससे रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन जुड़ा हुआ। फाइनेंस कमीशन इसलिए हम बात कर रहे हैं कि संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल 280 के आर्टिकल में, तो ये क्या कहता है कि देखो, फाइनेंस कमीशन किस लिए बनाया गया वो आगे फंक्शन में बात करेंगे, पर मोटा मोटा बता देता हूँ। जो टैक्स है वो किसके पास कितना जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंसिस के बारे में कौन डिसाइड करेगा? एक बॉडी है, वो डिसाइड करती है कि टैक्स का क्या होना चाहिए, तो वही है ये बॉडी। तो ये जो है क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है हर 5 साल बाद, या उससे पहले भी कर सकता है। इसका काम क्या है? ये रिकमेंडेशन देता है किसको? प्रेसिडेंट को। किस चीज के लिए? पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, यानी कि जो नेट टैक्स है ना, टोटल टैक्स कलेक्ट किया, उस पर खर्चा भी आया, तो जो नेट टैक्स बचा वो कहाँ जाएगा? कि वो सेंटर और स्टेट के बीच में कितने कितने परसेंट बंटवारा होगा। तो ये कौन बताता है? ये यही बताता है। ठीक है। अगर हमने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देनी है, कोई पैसा देना ग्रांट के रूप में, वापस नहीं लेना है, तो ये कैसे दिया जाएगा? कौन से प्रिंसिपल के बेस पे दिया जाना चाहिए, सिद्धांत क्या होंगे? तो वो यही बताता है फाइनेंस कमीशन। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास खजाने हैं, स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, उसको आप कैसे ऑगमेंट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट? सप्लीमेंट या चीजें, या उसके पंचायत के जो, या म्यूनिसिपैलिटी के जो फाइनेंस है, उनको कैसे हम ऑगमेंट कर सकते हैं, उसके लिए रिकमेंडेशन यही देगा। या उसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा जिसको रेफर किया जाए बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किस चीज के कंटेक्स्ट में, कि ताकि जो फाइनेंस है इंडिया की वो साउंड हो सके, इससे रिलेटेड कोई भी मुद्दा दिया जाएगा तो उस पर ये डेलिब्रेट करेगा और उसको रिकमेंड करेगा, राइट? सो दिस वाज समथिंग जो आज आपके साथ बात करनी थी। तो एंजॉय कीजिए, फिर मिलेंगे। आई होप कि इसके साथ हमारा, हम जो पॉलिटी वो कंक्लूड कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम I'll be starting with the economy, hopefully, right? So enjoy कीजिए, and if you like the video, hit the like button and subscribe and share with your friends. Thank you so much. Bye bye. Take care.